हे गाइस, वेलकम टू बैंकर्स ग्रेड। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून महीने के इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज़ के बारे में। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इंडिया के एटीएम इंडस्ट्री को लेकर के। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया के एटीएम इंडस्ट्री में जो प्लेयर्स काम कर रहे थे उनकी संख्या कम क्यों होती जा रही है, वो प्लेयर्स इस इंडस्ट्री से बाहर क्यों आते जा रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे कहता है कि रीज़न है एटीएम का डिमांड नहीं होना। ऑप्शन बी यहाँ पे कह रहा है कि टेक्नोलॉजी कॉस्ट ज़्यादा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बारे में कह रहा है कि सरकार के रूल रेगुलेशंस की वजह से ऐसा हो रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे हायर कॉस्ट एंड लोअर फीस है। इसका राइट आंसर बताने से पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमारे देश में एटीएम इंडस्ट्री का क्या हाल है। तो हमारे देश के अंदर जो एटीएम इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं, जो एटीएम डिप्लॉयर्स होते हैं, जिनके द्वारा एटीएम डिप्लॉय किया जाता है, तो वो डिप्लॉय तो कर देते हैं और उसके ऊपर जो उनको कमाई होती है वो साल दर साल कम होती जा रही है। लेकिन एटीएम को डिप्लॉय करने में जो खर्च आ रहा है वो साल दर साल यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तकरीबन 5-6 साल से ये जो कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं स्पेसिफिकली तो लोकेशन के हिसाब से अगर एक एटीएम को डिप्लॉय किया जाता है तो 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा आता है। और इसके अलावा मंथली एक्सपेंसेस जो कि रेंट के ऊपर देने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो साल दर साल बढ़ते जा रहा है। और क्योंकि आजकल कौन ही कैश का इस्तेमाल करता है, सारे लोग तो यूपीआई करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इन मशीनों को डिप्लॉय करने का कोई सेंस नहीं बनता है। और यही यहाँ पे रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स इंडिया एटीएम इंडस्ट्री से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, हायर कॉस्ट एंड लोअर फीस। अगर आप हमारे कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट बैंकर्स ग्रेड पे जा करके IBPS RRB स्केल 2-3 के लिए फुल कोर्स या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस का कोर्स परचेस कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 में पूछा गया है कि हमारे देश में जो रिटेल डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसमें से आने वाले 5 साल में कौन से मेथड से जो पूरा ट्रांजैक्शन होगा उसका 90% उसी मेथड से होगा। और इसके लिए ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है नेट बैंकिंग, ऑप्शन सी है एटीएम विड्रॉवल और ऑप्शन डी है यूपीआई ट्रांजैक्शन। इसका आंसर तो आई होप आप सबको पता होगा, ऑप्शन डी यूपीआई ट्रांजैक्शन। अब क्योंकि यहाँ पे यूपीआई के बारे में बात हो रही है तो कुछ चीज़ों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अभी अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक जो पूरा रिटेल डिजिटल ट्रांजैक्शन होता था उसमें से जो यूपीआई मेथड से ट्रांजैक्शन होता है उसका कितना परसेंटेज है, तो वो यहाँ पे 75.6% था। और ये 2026-27 तक बढ़ करके कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अब ये डेटा कहाँ पे मेंशन है, तो आरबीआई का जो मंथली बुलेटिन आता है वहाँ पे ये डेटा मेंशन था। इसके अलावा अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट आपको दिया है। इस चार्ट के अंदर जो मंथली बेसिस पे नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया जाता है और जो अमाउंट है टोटल जो वैल्यू है वो बताया जाता है, तो वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। जैसे कि जून महीने में अगर हम बात करें तो जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो 0.9% से गिरा है और ये जो पूरा इसका वैल्यू है ये 14.7 ट्रिलियन का है। और यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम है वो 9.33 मिलियन का है। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि हम लोग यूपीआई के बारे में बात कर रहे हैं तो इस साल का यूपीआई से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा न्यूज़ है वो ये है कि यूपीआई पे नाउ को लिंक कर दिया गया है। देखिए यूपीआई को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से ये हम लोगों को हेल्प करता है आसानी से पेमेंट करने में, उसी प्रकार से सिंगापुर में पे नाउ का लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सिंगापुर और भारत की सरकार ने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को ईज करने के लिए यूपीआई पे नाउ को लिंक कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए शक्तिकांत दास जी, ऑप्शन बी राजेश बंसल जी, ऑप्शन डी रघुराम राजन जी और ऑप्शन डी उर्जित पटेल जी। ऑप्शन सी यहाँ पे था रघुराम राजन जी।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है राजेश बंसल जी। शक्तिकांत दास जी के बारे में आपको पता ही होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया है। और जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो उस समय जो इसका इनिशियल कैपिटल था, कितने पैसों के साथ इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो यहाँ पे 100 करोड़ रुपया है। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होली ओन सब्सिडरी है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि फाइनेंशियल सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देना। इसके अलावा यहाँ पे आरबीआई इनोवेशन हब से जुड़ा हुआ कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं जो न्यूज़ में सामने आई थी कुछ दिनों पहले। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे ये है कि आरबीआई इनोवेशन हब ने आईआईटी मद्रास के साथ जो वॉइस बेस्ड बैंकिंग सॉल्यूशन है उसको डेवलप करने के लिए पार्टनरशिप की थी। मतलब कि इस सॉल्यूशन से होगा क्या कि आपके पास एक ऐप होगा और आप उस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आवाज़ से। मतलब आप जो बोलेंगे वैसे वो ऐप जो है काम करेगा। उसके अलावा यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब के द्वारा कैनरा बैंक के साथ भी पार्टनरशिप किया गया था 15G और 15H फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे कहा गया है कि मार्च एंड तक जो रिटेल डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसमें से यूपीआई से जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसका कितना परसेंटेज था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए 66.3% बताया गया है, ऑप्शन बी में 90.5% है, ऑप्शन सी 75.6%, ऑप्शन डी 81.9%। इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी 75.6%। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि जो यस बैंक है उसका मार्च 2023 तक ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन रेशियो कितना था? ऑप्शन ए में 2.2%, ऑप्शन बी 8.3%, ऑप्शन सी 13.9%, ऑप्शन डी 6.5%। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए 2.2%। अब देखिए, पिछले साल यानी कि मार्च 2022 तक जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन रेशियो था वो 13.9% था और ये इस साल घट करके कितना हो गया है? 2.2% हो गया है। ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि यस बैंक का जो बहुत सारा नॉन परफॉर्मिंग लोन्स था वो यहाँ पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को बेच दिया गया था, जिसको हम लोग ARC कहते हैं। अब कुछ टर्म है यहाँ पे जिसको हम लोग समझ लेते हैं। नॉन परफॉर्मिंग लोन क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी कहा जाता है। जब बैंक किसी व्यक्ति को या फिर कंपनियों को लोन देती है और बैंक को वो लोन वापस नहीं मिलता है तो बैंक के लिए वो लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। अब यहाँ पे जब बैंक उस लोन को रिकवर नहीं कर पाती है तो बैंक क्या करती है? इन कंपनियों को, जिसको हम लोग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं, इन कंपनियों को वो लोन बेच देती है और ये कंपनियाँ वो लोन को रिकवर कर लेते हैं। तो यही यहाँ पे कहा गया है। अब क्योंकि हमने यस बैंक के बारे में बात किया है तो थोड़ा सा यस बैंक के स्टैटिक पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। यस बैंक का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2004 है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन इसका लाइफ को बनाओ रिच है। चेयरमैन इसके सुनील मेहता जी हैं। MD एंड CEO प्रशांत कुमार जी हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे मैक्सिमम ओवरड्यू पीरियड पूछा गया है FLDG को इन्वोक करने के लिए, जो RBI का नया फ्रेमवर्क आया था उसके तहत। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 90 डेज, ऑप्शन बी 120 डेज, ऑप्शन सी 30 डेज, ऑप्शन डी 60 डेज। इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 120 डेज। अब देखिए, यहाँ पे बहुत FLDG ये एक बहुत बड़ा टर्म है। इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ, तभी आपको ये जो पूरा मैंने अभी आपको बताया वो समझ में आएगा, ये जो पूरा क्वेश्चन है वो। तो FLDG का फुल फॉर्म है यहाँ पे फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी। इसको डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जैक्टली होता क्या है कि अभी जो हमारे बैंक हैं, NBFCs हैं, उनके पास उतना ज़्यादा कस्टमर बेस नहीं है जितना कि जो फिनटेक कंपनियां होती हैं, जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं, उनके पास है। तो यहाँ पे बैंक क्या करती है? इन फिनटेक कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं और बैंक, NBFCs इन फिनटेक कंपनियों को पैसा दे देती है और फिनटेक कंपनियाँ
ये पैसे को उनका जो कस्टमर रहता है उनको लोन के रूप में दे देते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो फिनटेक कंपनियां हैं वो थर्ड पार्टी के रूप में काम करती है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि ये फिनटेक कंपनियों के द्वारा जितना लोन बांटा गया है सभी बोरोवर वो लोन को चुका दें। बहुत सारे बोरोवर डिफ़ॉल्ट करते हैं और इसी केस में यहाँ पे होता क्या है कि ये जो फिनटेक कंपनियाँ हैं वो अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारा तो पैसा था नहीं, पैसा तो बैंक का था, NBFCs का था, तो वो लोग यहाँ पे नुकसान से हैं। और इसी चीज़ को टैकल करने के लिए जो पूरा फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी है उसका कॉन्सेप्ट आया है। इसमें होता क्या है, इसमें जो ये फिनटेक कंपनियां हैं उनको यहाँ पे गारंटी के तौर पे जितना लोन इनके द्वारा बांटा गया है उसका 1% गारंटी के तौर पे इन बैंक NBFCs के पास जमा करना पड़ता है। और जब डिफ़ॉल्ट होता है तो डिफ़ॉल्ट के केस में ये जो बैंक रहते हैं, NBFCs रहते हैं, इनके पास जो ये पैसा जमा रहता है वो इस पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं। यही बेसिकली यहाँ पे है फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे इन फिनटेक कंपनियों के द्वारा लोन का कितना % गारंटी के तौर पे इन बैंक NBFCs के पास जमा कराया जाए। तो RBI का जो नया गाइडलाइंस आया है FLDG के ऊपर, उसमें कहा गया है कि जो टोटल लोन होगा, टोटल लोन जो इन बैंकों के द्वारा दिया जाएगा फिनटेक के साथ मिल करके, तो उसका 5% तक गारंटी के तौर पे ये फिनटेक कंपनियां इन बैंकों के पास, NBFCs के पास जमा कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे है, यहाँ पे कहा गया है कि जो मैक्सिमम ओवरड्यू पीरियड होगा, ये जो गारंटी का पैसा उनके पास जमा रहेगा तो वो क्या होगा, तो वो यहाँ पे कहा गया है कि वो 120 डेज़ होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे पूछा गया है कि जो PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनके इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए हिरेन कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी आनंद कुमार, ऑप्शन सी महेंद्र लोढ़ा, ऑप्शन डी सुनील मेहता। और राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी महेंद्र लोढ़ा। अब देखिए यहाँ पे ये जो PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज है इसको PFS के नाम से भी जाना जाता है। कई दिनों से इस कंपनी के ऊपर जो कॉरपोरेट गवर्नेंस होता है उसको अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करने के लिए इनके ऊपर जो है जो स्टॉक मार्केट है, जो बैंकिंग रेगुलेटर्स हैं जैसे कि RBI, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा नोटिस वगैरह भेजे जा रहे थे। और जो इस कंपनी के पहले MD एंड CEO थे पवन सिंह जी, उनको भी RBI के नोटिस के बाद हटा दिया गया था। और उसके बाद फिर अभी ये जो महेंद्र लोढ़ा हैं इनको एज अ इंटरिम MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। इंटरिम का मतलब क्या होता है कि ये फिक्स नहीं है, इनको एक सर्टेन टाइम के लिए अपॉइंट किया गया है जब तक कि कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कौन से ऐसे 4 इंस्टीट्यूशन हैं जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग रूल को ब्रीच करने के इल्ज़ाम में फ़ाइन इम्पोज किया गया है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। और इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, ये इसका आंसर है DBS, OCBC, सिटी बैंक सिंगापुर एंड स्विस लाइफ सिंगापुर। अब बेसिकली देखिए ये जो जितने सारे भी बैंक हैं इसमें से जो DBS है वो तो भारत में भी काम करता है, लेकिन ये सारे बैंक जो हैं ये मेनली कहाँ काम करते हैं, सिंगापुर में काम करते हैं। और इनके ऊपर 3.8 बिलियन डॉलर जो सिंगापुरियन डॉलर होता है वो उतना फ़ाइन इम्पोज किया गया है। और ये किसके द्वारा इम्पोज किया गया है, तो जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है उनके द्वारा इतना फ़ाइन इनके ऊपर इम्पोज किया गया है। किस लिए किया गया है, तो इन्होंने जो एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग रूल है इसको वायलेट किया है और जो मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स है इसको वायलेट किया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि इंडियन बैंक के साथ मिल करके फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर काम करेगी। तो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए विप्रो लिमिटेड, ऑप्शन बी मणिपाल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑप्शन सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन डी इन्फोसिस। और यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी मणिपाल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए क्योंकि हमने इंडियन बैंक के बारे में बात किया है और आपको पता होना चाहिए कि जो इंडियन बैंक है वो भारत का एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो इसका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1907 है, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है, टैगलाइन इसका योर ओन बैंक है, MD एंड CEO इसके शांतिलाल जैन है।
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं कि अभी जो क्रेडिट रिस्क शेयरिंग अरेंजमेंट के ऊपर आरबीआई का नया फ्रेमवर्क आया था, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं, वो यहाँ पे पूछा गया है। 4 पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो क्रेडिट रिस्क शेयरिंग अरेंजमेंट है, ये यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो ऊपर हमने एफएलडीजी के बारे में बात किया था वो यहाँ पे कहा जा रहा है। तो 4 पॉइंट है, आप खुद ही समझ जाएंगे किस पॉइंट के बारे में हमने ऊपर बात किया था। 5% कैप ऑन एफएलडीजी अरेंजमेंट, तो ये यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे कहा गया है कि जो भारतीय बैंक हैं उनका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में एक्सपेक्टेड क्रेडिट कॉस्ट कितना रहेगा। ऑप्शन ए 1.5%, ऑप्शन बी 0.9%, ऑप्शन सी 5.2%, ऑप्शन डी 2.6%। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.9%। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एक नए टर्म के बारे में बात किया है क्रेडिट कॉस्ट, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली देखिए क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, ये बैंकों के लिए एक्सपेंसेस और रिस्क होता है जब वो आपको लोन देती है। जब कभी भी बैंक आपको लोन देती है, किसी बिजनेस को लोन देती है, किसी दूसरे एंटिटीज़ को लोन देती है, तो उस दौरान बैंकों को जो खर्च होता है, अब बैंक अपने घर से तो पैसा निकाल के आपको लोन देती नहीं है, बैंक भी आरबीआई से लोन लेती है, किसी दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है और फिर आपको वो लोन देती है। तो यहाँ पे बैंकों को इस दौरान जो खर्च होता है वो, और उसके अलावा आपको जो बैंक पैसा दे रही है और उस पैसा जरूरी तो नहीं है कि आपको पैसा लौटा देंगे, तो उसमें जो रिस्क होता है, तो एक्सपेंसेस और रिस्क यही बेसिकली होता है क्रेडिट कॉस्ट बैंकों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे पूछा गया है कि हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आदित्य पुरी, ऑप्शन बी चंदा कोचर, ऑप्शन सी रवि वेंकट सेन, ऑप्शन डी जानकी रमन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जानकी रमन। जानकी रमन जी का पूरा नाम यहाँ पे स्वामीनाथन जानकी रमन है और इनको 3 साल के लिए इस पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया गया है। और ये किसको यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, तो एम.के. जैन जो कि 21 जून को रिटायर हो चुके हैं, उनको ये यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे HDFC क्रेडिला के बारे में कहा गया है। HDFC क्रेडिला HDFC बैंक के अंदर बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी है और ये बेसिकली एजुकेशन लोन वगैरह बांटती है। तो इसमें कहा गया है कि इसके 132.9 मिलियन शेयर को इनमें से कौन से सेक्टर ने लिया है, कौन सी कंपनी ने यहाँ पे एक्वायर किया है। तो यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है बेरिंग इक्विटी एंड क्रिस कैपिटल, ऑप्शन सी है हिताची पेमेंट सर्विसेज, ऑप्शन डी है SBI पेमेंट सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेरिंग इक्विटी एंड क्रिस कैपिटल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे कहा गया है कि मन्नापुरम फाइनेंस जो हमारे देश की एक NBFC कंपनी है, तो उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना पेनल्टी इम्पोज किया। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए में कहा गया है कि नो पेनल्टी वॉज इम्पोज्ड, ऑप्शन बी में ₹30 लाख फॉर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, ऑप्शन सी में ₹10 लाख फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस डिफिशियंसीज, ऑप्शन डी में ₹20 लाख फॉर नॉन कंप्लायंस विथ NBFC नॉर्म। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ₹20 लाख फॉर नॉन कंप्लायंस विथ NBFC नॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं कि किस लिए जो पेनल्टी है वो इम्पोज किया गया है, तो देखिए एज अ NBFC जो मन्नापुरम फाइनेंस है उसका ये दायित्व है कि अगर उन्होंने किसी को लोन दिया है और उस लोन के ऊपर मोर देन 90 डेज तक कोई भी पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो उस लोन को वो NPA घोषित कर दे। लेकिन यहाँ पे ये जो मन्नापुरम फाइनेंस है वो ऐसा नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से RBI ने यहाँ पे पेनल्टी इम्पोज कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं मन्नापुरम फाइनेंस के कुछ स्टैटिक पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड एक इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर वल्लर थ्रिसुर केरला में है। 1949 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 74 साल पहले, और इसके MD एंड CEO हैं VP नंद कुमार जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे कहा गया है कि कौन से ऐसे बैंक हैं
सरकारी बैंक के अलावा जिन्होंने सरकारी बैंक के तुलना में दोगुना स्लिपेजेस और राइट ऑफ्स यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कोविड-19 के बाद। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले और इसके ऑप्शन को पढ़ने से पहले जो यहाँ पे टर्म आया है स्लिपेजेस और राइट ऑफ्स, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, स्लिपेजेस कब होता है? जब बैंक का जो लोन रहता है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब बनता है ये आपको पता होगा कि 90 डेज तक अगर इसके ऊपर पैसा नहीं आता है, ना इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है बैंक का वो आता है, ना ही तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आता है, तो ये क्या बन जाता है? एनपीए बन जाता है। तो यही बेसिकली क्या कहलाता है? स्लिपेजेस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो राइट ऑफ्स है वो क्या है? तो बैंक जब अपने लोन बुक से लोन को रिमूव कर देती है तो वही यहाँ पे क्या कहलाता है? राइट ऑफ कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या है कि जो ये स्लिपेजेस और लोन राइट ऑफ्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक में कोविड-19 के बाद 23% है, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है इन्होंने इसको पब्लिक सेक्टर बैंक से दोगुना, मतलब कि ऑलमोस्ट दोगुना 44% एक्सपीरियंस किया है। यही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से सेक्टर के बैंक हैं जिन्होंने कोविड-19 के बाद ये जो स्लिपेजेस है और राइट ऑफ है उसको दुगना एक्सपीरियंस किया है सरकारी बैंक की तुलना में। तो ऑप्शन यहाँ पे है कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक। तो आंसर मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दिया, इसका आंसर क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। अगर आप हमारे कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट बैंकर्स ग्रेड पे जा करके IBPS RRB स्केल 2-3 के लिए फुल कोर्स या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस का कोर्स परचेस कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।